खुशामदीद। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन। हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ हलकों की जहाँ गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हो रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे हम, जहाँ पर के NA-60 की बात हो। थोड़ी सी इस हल्के के हवाले से शेख रशीद साहब के जो भांजे हैं शेख राशिद शफीक, उनको ये सीट जो है वो दी गई और यहाँ पर आखिरी जो इतला जो मैंने जहाँ पे देखा था, उनकी बर्तरी कम होकर 59 वोट्स की रह गई थी। अब लेटेस्ट इस पे क्या रिपोर्ट है कि वो जीत गए हैं या नहीं? 59 वोट्स रह गई थी अभी तक, उस पे मुकाबले मेरा ख्याल है वही विनर है। वही जो अब तक की इतला है जो हमें मौसूल हुई है वो यही है कि वो लीड कर रहे हैं, जीत रहे हैं। लेकिन बढ़तरी बहुत कम है। बढ़तरी तो कम है लेकिन उस पे रिजल्ट्स भी बिल्कुल थोड़े रह गए, लेकिन लीड वही कर रहे हैं। लेकिन उस पे भी देखें, उस पे भी इशू था, एक PTI के अंदर एक सेटमेंट थी और उसको कहा गया ये देखें ये AML के कैंडिडेट आ गए हैं, छोटी सी पार्टी है, ये शेख साहब कहाँ से घुस गए हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ नहीं सर, वहाँ के लोगों ने PTI के अंदर शामिल होना पड़ा। इसको उन्होंने इकट्ठा होकर ये तजवीज़ पेश की कि हम में से जिसको भी टिकट दे दी जाए। मैं अर्ज करता हूँ ना, उसके बाद पूरा इस पे झगड़ा हुआ, पूरी रिजेंटमेंट थी। उसके बाद ये फैसला हुआ कि जी आपको अगर इतराज़ है तो ये PTI के अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर वो PTI के अंदर शामिल हुए, फिर किसी हद तक खामोशी हो गई। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये मल्टीपल इश्यूज़ हैं। ये PTI के एंड पे टिकटें देने से लेके बाकी तमाम चीज़ों में इलेक्शन मैनेजमेंट और इलेक्शन, वो कहते हैं ना, ये पूरा एक साइंस है जैसे पहले बात हुई। तो ये इस पे मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें लैग करती हैं PTI के एंड पे। PTI बेयक वक्त आइडियलिज्म के वो बिल्कुल ऊपर बैठी हुई है और बेयक वक्त रवायती सियासत भी कर रही है। आधा तीतर आधा बटेर वाली बात है। सियासत जो है ये दो चीज़ें जो है ना, वो मेरा ख्याल है कामयाबी के साथ नहीं चल सकती। वक्ती तौर पर एक अरेंजमेंट, एक सिस्टम और चीजें और इक़्तिदार, वो तो सारी चीजें मिल गई। DI खान देख लें, ज़िमनी इंतखाबात में मौरूसी सियासत हर जगह नजर आ रही है। अब इमरान खान साहब को अगर वाकई वो इनकलाब लाना चाह रहे हैं, वो गैर रवायती सियासत करना चाह रहे हैं, जैसा कि वो नज़र आ रहा है कि वो कमिटेड है, तो उनको आगे अगले इलेक्शन, ये 5 साल जो है अगले इलेक्शन के लिए हर हल्के से नजरियाती लोगों को अभी से तैयार करना पड़ेगा। उनको कोई ना कोई पोजीशन देनी पड़ेगी ताकि वो हल्के के अंदर काम करें, ताकि अगली दफ़ा ये चाचा भतीजा मामा कल्चर जो है ना ये इससे जान छूट जाए। अच्छा सर, जो मुस्लिम लीग नून की अभी तक की अगेन गैर सरकारी गैर हतमी फैसलाबाद की दोनों सीट्स मुस्लिम लीग नून के पास, 4 लाहौर की, अगर ये NA-131 ये ज़हन में रखिएगा, ये एस्टैब्लिश हुआ था कि फैसलाबाद तहरीक इंसाफ का गढ़ है। ये मैं 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, ये ज़हन में रखिएगा। 4 जो है वो चारों की चारों सीट करनी है उन्होंने लाहौर की। अच्छा, जेहलम की फवाद चौधरी साहब वाली सीट जो है वो भी उन्होंने अपने उसमें पॉकेट कर ली है। फिर सवात की, अटक की और DI खान की। फरा, मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था कि ज़िमनी इलेक्शन हम, क्योंकि मैं को 25 साल से ज़्यादा जर्नलिज्म में हूँ, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि यार ज़िमनी इलेक्शन को सीरियस ना हो, ये होती है हुकूमत के, ये समझा जाता है जैसे आपकी जेब में। मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि अपोजिशन है, उसकी एक सीट पे वो खाली करके वो 5 में इस तरफ इस वक्त आगे हैं, 5 में इस वक्त आगे हैं, और जो हुकूमत है जो 6 की खाली करके 3 लेके जा रही है। तो मैं जो इससे पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ, एक तरफ बात की ना जुल्फ़कार ने, देखे ये अपनी जगह इसका आर्गूमेंट है कि जी आप में मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, इलेक्शन एक साइंस है। तो अगर ये साइंस और मैनेजमेंट है ना, तो नवाज शरीफ उसमें PhD है, उसको पैसे देने भी आते हैं, उसको अफसरों को भी निपटना आता है, उसके पास साद रफ़ीक तरह के अग्रेसिव लोग भी हैं, उनको लड़ाई भी आती है, सारी वारदात है, उनको मीडिया मैनेज भी करना आता है। जो मैं असल बात करना चाह रहा हूँ, इलेक्शन जीतने का एक ही सीक्रेट है, वो सीक्रेट जो है वो अल्टीमेट आपको जमहूरी की तरफ लेकर आएगा। आपका वो है कॉमन मैन। कॉमन मैन के 3 मसले हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोड शेडिंग है। ये आप जो मर्जी कर ले, खान साहब को, इस हुकूमत को, इस जमात को जो लेसन मिला है ना, जो मिलना चाहिए, वो अल्टीमेटली महंगाई का फैक्टर है। मैं समझता हूँ सारे फैक्टर आप एक जगह कर ले, मेरी दानिश, लेकिन अपनी दानिश। सर ये मुझे 1 मिनट दे दें, 1 मिनट मुझे करने दें ये बात। मैं ये कह, क्योंकि मैं सिलेक्शन में रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था कि साद रफ़ीक जीतेगा, क्योंकि साद रफ़ीक किसी को नहीं पता कि अरबों रुपए का मालिक है, मगर उसने शलवार कमीज पहनी होती है, गरीब आदमी वाली शक्ल बनाई होती है, शेर थोड़ी सी बड़ी होती है और वो पंजाबी बोलता है, ही इज़ फ्रॉम अंदरून शहर लाहौर। तो वो सिर्फ एक चीज़ उसने मैसेज कराया आम आदमी को, यार अपने बिल देखे जे, अपना महंगाई देखिए, डिफेंस के अंदर तो इस तरह जैसे शक्ल आपने बताई है, आम आदमी को जैसे पिक्चर आपने खींची है साद रफ़ीक की, ये डिफेंस के अंदर तो नहीं चलती। तो बिका है ना वहाँ पे, तो टाई और वो तो टाई 6,000 तो वोट अभी भी ज्यादा ले रहा हूँ, इसमें शक नहीं है कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो डिफेंस का वोट है
वो 50 से 55 हज़ार है। जो आबादी है ना इधर उधर दाएं बाएं, वहाँ पे उसकी पेनिट्रेशन बहुत है। अच्छा सर, मैंने जो सवाल करना वो ये कि ज़िमनी इंतखाबात में नशिस्तें जीतने से इत्तेहादियों का दबाव कम होने की उम्मीद और तवक्को थी कि मुस्लिम लीग के जो PTI के उनका प्रेशर शायद थोड़ा सा रिड्यूस हो सकेगा, बढ़तरी ज़्यादा वाज़ेह हो सकेगी। अब क्या सूरत हाल आपको बनती नजर आ रही है जब इतनी कोई बहुत ज़्यादा सीट्स वो पॉकेट नहीं कर पाई है PTI की हुकूमत? देखिए जी, एक मैसेज तो ओवरऑल एक मैसेज भी होता है कि देखें उसकी मजबूती का, उसके मैनिफेस्टो का, उसके प्रोग्राम्स का, उसकी डिलीवरेंस का, कि वो आए और उन्होंने फर्स्ट इम्प्रेशंस क्या दिया और आवाम ने उसको कितना एक्सेप्ट किया। तो आज बेसिकली ये 55 रोज़ के बाद ये ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में गवर्नमेंट का जो टेस्ट हो रहा है, इस टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो तो आपके सामने है। इस पर तो बहुत ज़्यादा कोई हौसला अफजा नहीं है। ये तासर मोस्टली ज़िमनी इलेक्शन को जतवाया करता है कि जी ये गवर्नमेंट का इलेक्शन है, उस पर रियासती मशीनरी का भी एक इम्पेक्ट होता है। लेकिन ये एक पॉजिटिव बात भी है PTI की गवर्नमेंट की कि उन्होंने कोई रियासती मशीनरी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की। यानी माजी के अंदर देखा गया मुस्लिम लीग नवाबी गवर्नमेंट थी और वो हर तरह से पुलिस को, पटवारियों को, रेवेन्यू को, तमाम लोगों को इस्तेमाल करते थे। सरकारी मुलाजिम वहाँ पे वोट लेके आ रहे होते थे, पैसे खर्च रहे होते थे और रातों रात फरा क्या होता था कि गली मोहल्लों के अंदर सड़कें बनना शुरू हो जाती थी। बुलडोजर लगे हुए हैं, लुक डल रही है, किसी ने कहा कि यहाँ पे ये हमारा मामला, उन्होंने कहा जी अभी तो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर बेतहाशा सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते थे। तो ये क्रेडिट भी बहरहाल इमरान खान को जाता है कि आज जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उसके अंदर किसी हल्के के अंदर ये चीज़ नहीं हुई। ना इलेक्शन कमीशन के एंड पे कोई शिकायत सामने आई, ना नून लीग की तरफ से आई, जबकि नून लीग का अभी 2018 के इलेक्शन को देख लें, 2018 के अंदर उनकी गवर्नमेंट नहीं थी लेकिन वो कई प्रोजेक्ट्स के फंड जारी करके हुए थे कि जब इलेक्शन में वो चल रहे होंगे, जिस इलाके के अंदर वो जा रहे होंगे, वहाँ पे पानी के प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे सोलंग नालियाँ बन रही होंगी और वो बन रही थी। एक तरफ नून लीग के लोग वोट मांग रहे होते थे, दूसरी तरफ वो सड़कें वहाँ पे खोदी हुई होती थी और बता रहे होते थे कि हम बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मौजूदा गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर इकदाम है। इसकी वजह से भी मौजूदा गवर्नमेंट को एक सेटबैक हुआ। हमें मेहमान ने ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। एक फैक्टर जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है सर, कि 11 में से 7 हलकों में 11 जो नशिस्तों पे कौमी असम्बली की आज मुकाबला हो रहा था, उसमें से 7 हलकों पे हमें TLP नज़र आ रही है तीसरे नंबर पे, और ये बहुत तेज़ी के साथ एक फैक्टर है जो कि हमें नज़र आ रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इसको, जबकि पाकिस्तान जो है उसने सामना करना है ग्रे लिस्ट का भी और FATF का भी, तो ये इस मामले को कैसे आप एड्रेस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने एक तो फैक्टर का मुझे बताया जो मैं समझाऊँ थोड़ा सा, TLP का जी। तो अगर आप देखें कि जो जनरल इलेक्शंस भी हुए थे तो उसके अंदर भी ना TLP ने अपनी बड़ी एक सिग्निफिकेंस प्रेजेंस को ना सिर्फ ये कि जाहिर किया था बल्कि उसको प्रूव किया था उन्होंने। सही। तो एक तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि सर्टली ये आने वाले दिनों के अंदर इफ़ ये बेहतर तरीके से चलते हैं, पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं और जो आवाम के रिलेटेड इश्यूज़ हैं अगर उनको वो साथ लेके चलते हैं तो मेरा ख्याल है इनके लिए काफ़ी एक लिहाज से वो फ़ायदेमंद एक लिहाज से साबित होगा। एक तो ये बात कर रहे हैं। ठीक है। तो दूसरा मैं आज के अगर इलेक्शन की अगर हम बात करें थोड़ा सा आपसे, तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इवन कल शाम तक आप ऐसा लगता था कि पता नहीं ये PTI के जो लोग हैं, दोज एक्चुअली हु वर पार्टिसिपेटिंग या पार्टी एज ए होल, वो ऐसा लगता था कि आपको हाइबरनेशन के अंदर वो जाती हुई नज़र आई थी कि आप लगता था कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। कोई स्ट्रैटेजी आपको इलेक्शन लड़ने की नज़र नहीं आती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर इनको ये 4 सीटें भी मिल गई हैं तो आई से दिस इज़ वंडरफुल इन अ वे। देखा जाए, इन्होंने अपनी 2 जो सीटें हैं वो लूज़ की हैं, बड़े वेरी प्रीशियस सीट्स जो कि एक्चुअली इनको नहीं लूज़ करना चाहिए था। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो आज का जो जोल्ट है मेरा ख्याल है कि PTI को मिला है, एंड दैट एक्चुअली जिसको कहते हैं कि वो अब उनको वार्न दे रहा है, वार्न कर रहा है कि भी आपने अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना है, अपनी सफ़ बंदी कर लीजिए, अपनी टीम को तश्कील कर दें। अच्छा, टीम के अंदर अगर आप PTI को रफली देखें, इसके अंदर कोई भी टीम होती है उसके अंदर कुछ अच्छे प्लेयर्स होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, कुछ थोड़े से नीचे के होते हैं। आपने सबकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर टीम जो है ना वो आगे फील्ड करनी होती है और उसी से आपको रिजल्ट बेसिकली मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है ये 55 दिनों से जो सिलसिला चल रहा है और
एक तो ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि द मोमेंट दिस पार्टी टुक ओवर द कंट्री, तो आप एक कंपेन नज़र आई है इस पार्टी के खिलाफ, ना सिर्फ ये कि अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी उसका वो एक लिहाज से वो आपको असर नज़र आया। मुख्तलिफ तरह के मज़ामीन अखबारात के अंदर शाया किए गए। अच्छा, अपने मुल्क के अंदर आप देखें, आप सोशल मीडिया को ले लें, आप इवन फॉर दैट मैटर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लें, आप कुछ भी आप कर लें कि मतलब दिस टू इज़ हाईली अनजस्टिफाइड कि एक पार्टी को 55 दिन सिर्फ हुए हैं और आप ये देखें कि इस पार्टी को मुल्क पिछली हुकूमत ने किस इकोनॉमी की हालत के अंदर दिया है। ये भी सबके सोचने की बात है। ये जो ज़मीनी बात के नताइज हैं सर, ये इन तमाम चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या फिर जैसे यहाँ पे बैठे हमारे एक्सपर्ट्स करें, ताहिर मलिक साहब का कहना है कि जो महंगाई की लहर है उसने आवाम को मुतासिर किया है और वो असरअंदाज हुई है ज़मीनी नताइज के ऊपर। मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा, ताहिर मलिक साहब ने बिल्कुल ये ठीक कहा है, आम आदमी बिल्कुल इसी तरह की थिंकिंग के साथ है, लेकिन एक जो ग्लेयरिंग चीज़ आपको नज़र आई होगी ना, वो ये है कि इस पार्टी का पिछले इन ऑलमोस्ट को 2 महीने होने को आए हैं, एक विजिबल एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपको नजर आया इस पार्टी का लोगों के साथ। फिर इसी पार्टी के जो डिफरेंट मिनिस्टर्स की आप बात कर लो, वो मुख्तलिफ मौके के ऊपर जिस तरह के वो बयानात देते रहे, जिस तरह की वो स्टेटमेंट देते रहे, एक वो भी लोगों ने एक पॉजिटिविटी के साथ नहीं लिया, उसने भी सिचुएशन को और एग्रीवेट किया। अच्छा, फिर लेकिन एक ये ज़रूर दीजिए कि अगर इन्होंने जैसे भी फैसले एक लिहाज से किए, चाहे आप गैस की कीमत को बढ़ाने के करते हैं, चाहे आप ये कह सकते हैं कि ओके इनको IMF के पास जाना पड़ा, आप सिर्फ इतना तो देखें। और मेरा ख्याल है ये बात हमें सब सच्चाई के साथ हमें करनी चाहिए कि इस अगर एक पार्टी एक मुल्क संभालती है और उसको करंट अकाउंट का डेफिसिट आप 18 अरब डॉलर का देते हैं, ठीक है, अगर आप उसको 1300 अरब डॉलर का जो है वो गर्दिशी कर्जे उसके हवाले करते हैं, 2700 अरब का उसके ऊपर अदरवाइज बजट का खसारा होता है, तो व्हाट टू टॉक ऑफ इमरान खान। अगर यहाँ पर दुनिया का मैं कहता हूँ कि जो बेस्ट इकोनॉमिस्ट भी आप पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे, उसने भी हाथ खड़े कर देने की इस पे हम डिबेट करते हैं। लेकिन इस वक्त हमें हल्के में ज्वाइन किया है NA60 में हमारे नुमाइंदे मौजूद है नासिर हाशमी। नासिर हाशमी, क्या हालात हैं NA60 में, किसकी जीत के हमें आसार नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, NA60 में इस वक्त बड़ा कांटेदार मुकाबला है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे शेख राशिद जो हैं, जो शेख रशीद के भतीजे भी हैं, वो उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सजाद खान उम्मीदवार हैं। और इस वक्त 222 वोटों की बर्तरी से शेख राशिद जो हैं वो आगे हैं और बड़ा नेट टू नेट मुकाबला चल रहा है, बड़ा कांटेदार मुकाबला हो रहा है। और जूँ रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं, तकरीबन 329 पोलिंग स्टेशन हैं और 51 जो हैं अभी रह गए हैं जिनके भी काउंटिंग जारी है। और पहले ये मार्जिन 500-600 वोटों पे था, और जैसे जैसे रिज़ल्ट आ रहे हैं ये मार्जिन आहिस्ता आहिस्ता जो है 100-200 और कम होता जा रहा है। और इस वक्त जो है जो कारकुनान हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पे तसादुम भी हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। बर वक्त जो है रावलपिंडी पुलिस जो है यहाँ पर पहुँच गई, भारी नफरी, और उन्होंने लाठी चार्ज किया और भगा दिया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ हवाई फायरिंग भी। नासिर, यहाँ पे अभी बात कर रहे थे जुल्फकार राहा साहब, और उनका भी कहना था कि चूंकि ये जो टिकट दी गई है शेख राशिद शफीक को, ये वहाँ की जो नुमाइंदगी थी PTI की, उसकी तवक्कुआत, उम्मीदों या ख्वाहिशात के बरक्स थी। जो फैसला उन्हें पसंद नहीं आया था, इस वजह से ये इतनी कोई सपोर्ट नहीं वहाँ की PTI की लीडरशिप ने दी है शेख राशिद शफीक को। आपको लग रहा है कि इस तरह की ग्राउंड पे आपको इस तरह के आसार देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें क्योंकि ये जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो मुकाबला चल रहा है, इसमें बिल्कुल साफ ये बिल्कुल सही बात की है उन्होंने राहत साहब ने, क्योंकि जब ये टिकट का मामला था तो इस वक्त तमाम जो यहाँ पे MNAs हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और बड़ा जो है इस पे एहतजाज भी किया इस टिकट के बारे में, क्योंकि बहुत से उम्मीदवार और थे जो मेरिट पे थे और जो इस टिकट पे आना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि शेख रशीद वफाकी वज़ीर भी हैं और इमरान खान के काफ़ी क्लोज़ हैं और उनको ये टिकट दिया गया, और इस पे काफ़ी लोग और वोटर नाराज़ था। और वो चीज़ अब सामने आ रही है, क्योंकि अभी जो मुकाबला चल रहा है, कांटेदार मुकाबला, बड़ा सख्त मुकाबला है, और कभी जो है 90 तक भी ये लीड रह गई थी, यानी आप थोड़ी देर तकरीबन जब ये 59 तक भी सुनी है कि 250 जब पोलिंग स्टेशन बिल्कुल ऐसे ही है। और अब मुकाबला अभी क्योंकि रिजल्ट भी अब देर से आना शुरू हो गए हैं, और क्योंकि यहाँ पे दोनों जो वर्कर्स हैं जो
रिजल्ट की ताखीर की क्या वजह है? यहाँ पर जो मौजूद है पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो सब लोग मुतमईन हैं, कोई ऐसा इशू तो नहीं है जो बहुत सारी जगहों पे थोड़ा थोड़ा इक्का दुक्का रिपोर्ट हो रहा है? कोई ऐसा मसला तो नहीं आरटीएस का या फिर फॉर्म 45 का? अभी तक ऐसी कोई कंप्लेन जो है हमें नहीं मिली और हम तमाम पोलिंग स्टेशंस को बारी बारी मॉनिटर भी कर रहे हैं, जो हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी भी है, और हम देख भी रहे हैं। यहाँ पे तसादुम के वाक़यात 2-3 जगह पे ज़रूर हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी कंप्लेन नहीं सामने आई। लेकिन जो है अब देखना यह है, क्योंकि 51 पोलिंग स्टेशन इस वक्त बाकी हैं और उनकी काउंटिंग चल रही है। अभी थोड़ी देर में मज़ीद रिज़ल्ट आएंगे और देखना यह है कि कौन जीतेगा, क्योंकि बिल्कुल नेट टू नेट चल रहा है मामला और दोनों तरफ जो कारकुनान हैं वो बड़ी ही टेंशन में है, बड़ी परेशानी में है और जो है बाज़ औक़ात जज्बाती होके, क्योंकि नारेबाजी और स्ट्रीट में जो है गुज़र रहे हैं नारेबाजी करते हुए, तो उसमें तसादुम का बड़ा ख़तरा है। लेकिन रावलपिंडी पुलिस की जो सिक्योरिटी है उसको मैं यहाँ पे ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए। थैंक यू सो मच। आप हमें अपडेट कर रहे थे NA60 के बारे में, जो कि ये यहाँ पे बिल्कुल क्लोज इस वक्त जो है मुकाबला जारी है और देखना ये है कि यहाँ पे कौन सी जमात जो है वो सबकत हासिल करती है ज़िमनी इंतखाबात में। सर, ये जो नून लीग जैसे वापस आई है, मैंने आपको बताया फैसलाबाद की 2 सीट्स, 4 सीट्स लाहौर की, ये अभी गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे हैं। झेलम की सीट, DI की सीट, सवात की सीट, अटक की सीट, ये क्या साबित करा? वो कह रहे हैं कि जी हमने तो पहले ही कहा था, पहले 25 जुलाई को तुम्हारे साथ धांधली हुई थी, ये साबित कर दिया ज़िमनी इंतखाबात ने। क्या देखिए जी, नून लीग ने मैसेज दिया है कि वो पंजाब के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर, लाहौर के अंदर मौजूद है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया उन्होंने। लेकिन $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि ये तमाम तर मीडिया ट्रायल, स्टेबलिशमेंट की मुखालफत की बातें, तमाम अदारों के रोल, जुडिशरी के अंदर एक मुस्तकिल वहाँ पे उनके केसेस, GIT के बाद नाहली के बाद जेल और जेल के बाद दूसरे भाई को जेल, ये सारा कुछ आपने देखा। और अब भी पेशियाँ भुगत रही है शरीफ फैमिली। ये तमाम चीज़ों के बावजूद अगर ये कहा जाए कि उनका जो वोट बैंक है, जो लाहौर के अंदर वोट बैंक है, उस पर उस हद तक वो जो दावा करते हैं कि उस पर डेंट नहीं डाला जा सका, तो वो आज का जो रिज़ल्ट है वो किसी न किसी शक्ल में उस चीज़ की बहरहाल निशानदेही कर रहा है। लेकिन इसका मतलब हरगज़ ये नहीं कि शरीफ फैमिली और मुस्लिम लीग नवाज़ को इसका पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया और कल वो इक़्तिदार में आ रहे हैं और PTI गवर्नमेंट से निकल रही है और नवाज़ लीग की पंजाब में गवर्नमेंट बन रही है। ना इससे किसी की गवर्नमेंट बनेगी, ना किसी को कोई इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक भारत सिंबॉलिकली एक मैसेज ज़रूर इसका जाएगा और ये ज़्यादा मुनासिब होता PTI के लिए कि PTI आज बेहतर रिज़ल्ट देती और PTI जो लोगों की तवक्कुआत थी, जो ख़ासकर एक आइडियलिज़म की बात PTI की लीडरशिप करती है, उसके बाद और 50 लाख घरों की अनाउंसमेंट के बाद, बड़े इनकलाबी प्रोग्रामात के बाद, ये सारी चीज़ें जो है इसका रिज़ल्ट बेहतर अंदाज में आना चाहिए था। लेकिन मल्टीपल इशूज़, खान जो थे साबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी नवासी भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये दैट्स इन्फॉर्मेशन, ये नहीं मालूम था हमें। नवाज शरीफ की रिहाई किस दर्जे असरअंदाज हुई है? ये जो मुस्लिम लीग नून हमें उभरती हुई नज़र आई है, बहुत सारी सीट्स उन्होंने वापस हासिल की है, इसमें मरियम और नवाज शरीफ की वापसी जो है उसका कितना अमल दखल है? मैं ये बात जानना चाह रही हूँ सर आपसे, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। अच्छा, जहाँ तक तो इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि कितना कुछ असरअंदाज हुई है, सर्टली एक पॉजिटिव मैसेज तो गया है। फिर इसको उन्होंने बड़े बेहतर तरीके से आप कह सकते हैं कि मीडिया के अंदर ये लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा, हमने कभी भी इस तरीके से नहीं कहा था कि ये जो नून लीग है तो इसका वोट बैंक इसी तरीके से ख़त्म हो गया। नहीं, इसकी वजह यह है कि ये वो पार्टी है जो कि पिछले 35 सालों से स्याह व सफ़ेद की मालिक रही है पंजाब के अंदर। तो ये तो हो नहीं सकता आप कहें कि नहीं ऑल ऑफ सडन ये ख़त्म हो जाएगी, नॉट एट ऑल। बट इसने डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट रोल तो प्ले किया है। आज शाम को देख लें कि जब नवाज शरीफ साहब अपना वोट कास्ट करने के लिए गए अपने हलके में, तो अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो आपने वो जो लोगों का एक जम्मे गफ़ीर जिस तरीके से देखा, फिर मीडिया ने जैसे एक लिहाज से कवरेज दी, तो वो भी एक थोड़ा सा तो आपको वो झलक नज़र आती है कि यस ये लोग इनके साथ हैं। लेकिन आप क्यों नहीं सोचते इस चीज़ के ऊपर भी कि इस पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं दिया इस ख़ानदान को, इस फैमिली को, और इन टर्न इन्होंने क्या रिज़ल्ट में दिया इन आवाम को।
कर्ज़ों के अंदर इन्होंने बाल बाल जकड़ दिया। यही लोग हैं, यही पंजाब के मैक्सिमम लोग हैं जो इनको हीरो बना के एक लिहाज से वर्शिप की तरह एक लिहाज से इनको चल रहे हैं, और दे हैव नॉट बिन बॉदर्ड। आप इनका लाइफ स्टाइल देखें, इनकी लिविंग इस ख़ानदान की देखें, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आम आदमी का तो उस तरह का कभी ज़िंदगी में सोच सकें, तसव्वुर आ सके ये जिस तरीके से ये फैमिली रहती है। तो उन्होंने नए नए ट्रेंड एक लिहाज से लिविंग के दिए हैं, लेकिन ये ज़रूर आप कह सकती हैं कि हाँ थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा। लेकिन उसका एक और चीज़ भी आप देखिए कि जो 124 की सीट थी, आप ये स्ट्रैटेजी भी आप वर्कआउट करके देख लें इसकी पीटीआई की, और साथ ही आप कह लें कि जो साद रफ़ीक वाली सीट थी, साद रफ़ीक के मुकाबले पे इमरान खान थे पहले, इसके बाद अभी दूसरे साहब पीटीआई के एक लिहाज से आगे। बड़ा फ़र्क था कैंडिडेचर के अंदर इन दोनों के। लाइक वाइज 124 में भी आप देख लें कि हमजा शहबाज ने प्रैक्टिकली इस सारी मुहिम को लीड किया है, और दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको जनरल इलेक्शन 18 के अंदर भी और ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भी प्रॉब्लम वाज कि जी वो किस तरह का कैंडिडेट चूज़ करते हैं, टिकट किसको देते हैं। अब यहाँ पर एक मदनी साहब थे इनके, बड़े पुराने इनके कारकुन हैं, उनको पहले भी इग्नोर किया गया एक लिहाज से, अब भी उन्होंने इग्नोर किया, एक वो भी फ़र्क एक लिहाज से आ गया। तो बट मैं ये ज़रूर कहूँगा ये तो सीटें इससे पहले भी जो थी वो लाहौर की इन्हीं के पास जा रही थी, अदर दैन वो जो इमरान खान जीते थे और चंद सौ वोटों के फ़र्क से। फिर एक और भी फैक्टर आप ज़रूर जहन में रखिए, लाहौर के ऊपर पिछले कई सालों से तवातर के साथ ये 58% से ज़ायद पूरे पंजाब का तरक्याती बजट लाहौर पे खर्च हो रहा था। सिर्फ 25 जुलाई में तो नहीं नजर आया, देख लीजिए 25 जुलाई में तो ये नहीं सामने आया था। 25 जुलाई को तो आप मुझे एक चीज़ बताइए ना, देखिए ना आप देखें सिर्फ 2 सीटों के मैं बात करूं जो अभी इलेक्शन हुआ है उसके अंदर क्यों फ़र्क नज़र नहीं आया। आप देखें ना लाहौर के अंदर जो सीटें गई हैं नून को और जो सीटें गई हैं जनरल इलेक्शन में पीटीआई को, और लाइक वाइज अब जैसे गई हैं, तो आप देखती हैं कि जो टिल्ट है वो तो इट इज़ ऑलवेज इन द फेवर ऑफ नून लीग। तो मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि जब तक पीटीआई अपने आप को, अपनी सफ़बंदी ठीक नहीं करती, फोकस नहीं करती, अपने तमाम लोगों को डबटेल करके इकट्ठे नहीं करती एक दूसरे से, और एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी। अब तो देखिए ना, अब इलेक्शन तो खत्म हो गए, अब तो इनकी हुकूमत का तो हाल मैं ये भी कह सकता हूँ कि इनको बेसिकली रेजर एज टेन्योर मिल रहा है पीटीआई को, बिकॉज इनके जितने इत्तेहादी हैं वो उनको साथ उनको लेके चलना है, उनको अकोमोडेट करना है, सर्टली उनको कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा। यू नेवर नो कि उनको कुछ वजारतें भी देनी पड़े। तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा अगले आने वाले, मैं समझता हूँ टेन्योर में, जो कि पीटीआई को एक लिहाज से सारा कुछ अफोर्ड करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम रही है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेचर की पीटीआई को पहले भी और अब भी। ठीक है, अच्छा ये सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेचर की जो कैंडिडेट्स की जो बात कर रहे हैं, ये हमें उसमें भी नजर आ रहा है पीटीआई की पॉलिसीज के मुरतब करने में भी, मुआशी पॉलिसी में भी हमें ये मसला नजर आता है। जब कोई भी पॉलिसी वहाँ पर हमें एक लैक ऑफ जिसे कहते हैं प्रिपेयर्डनेस, तो आप क्या समझते हैं कि अब जबकि ज़िमनी इंतखाबात अगर ओवर हो जाते हैं और ये सारी सूरत हाल सामने आती है, 2 बहुत अहम कैंडिडेट्स हैं जो कि इस वक्त ऐवान में आ जाएंगे, जो मतवक्को नताइज अभी तक नजर आ रहे हैं, गैर सरकारी हैं, गैर हतमी हैं, तब्दील भी हो सकते हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी तो हमने देख लिया कि 124 से जीत चुके, ख्वाजा साद रफ़ीक अभी तक नहीं मालूम है, लेकिन अगर दोनों आ जाते हैं, ये दोनों बड़ी मजबूत आवाज़ें हैं मुस्लिम लीग नून की जो कि ऐवान में आ जाएंगी। आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें फ़र्क पड़ेगा, और जो ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट का एक सिलसिला था वो क्या कहाँ तक होगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। देखिए ख्वाजा साद रफ़ीक की जो एक्सपर्टी है ना, वो बड़ा एक बड़ा धुआंधार स्पीकर है और बड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी है। देखिए एक्सपीरियंस मैटर, अगर आप देखें ना तरीके इंसाफ में, कोई उसकी सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी की बात नहीं करे, एक्सपीरियंस मैटर। इस पार्टी में तो अब इतने लोग आए ना असेंबली में, तो वो उसका जो अंदाज़ है वो एक मैटर करेगा। फिर आपके पास एक लॉयल्टी का फैक्टर है, जो हकानी साहब ने, जो आपके वज़ीर आज़म ने साबित किया, जब आप अटक में गए तो वो भी जेल में गए, बेशुमार लोग छोड़ के नवाज़ को। मैं नवाज़ की तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके अगर टेस्टेड लोग असेंबली में हैं, और देखिए नवाज शरीफ बेसिकली बादशाह सलामत है, ये ज़हन में रखिएगा, वो जमहूरियत से उनका कोई लेना देना नहीं, उनको जिससे प्यार होता है बिल्कुल जेन्युइन प्यार होता है। देखें जवेद हाशमी थे, उनको वो मुल्तान से लाए, लाहौर लाए, जिताया। इससे पहले वो सिंध में थे, अपना एक साहब थे सिंध के सदर भी रहे, गौस साहब, उनको नारोवाल लाए, कहाँ सिंध कहाँ नारोवाल, वहाँ से जिताया। तो ये जो एक गैंग का माइंड होता है ना, उसमें एक खूबी होनी बहुत ज़रूरी है कि आप जिस पे फिर हाथ रखें तो उसके साथ रहें, किंग मेकर होना। और नवाज़ ने साबित किया। और जो गवर्नर साहब बातें कर रहे हैं ना, मेरा आर्गूमेंट इनसे टोटली डिफरेंट है। मैं समझता हूँ आज का जो पाकिस्तान है, इस मीडिया के बाद, इस अवेयरनेस के बाद, ये सब बातें
नहीं बिकेंगी कि करप्शन करप्शन चोरी चोरी नैब नैब, ये इन्होंने 55 दिन में कंपनी की मशहूरी करके देख ली, ये मशहूरी नहीं हुई। मैं मुझे कमेंट कर लेने, मुझे कमेंट कर लेने, आप ज़रूर बोलिएगा। अल्टीमेटली जिस चीज़ ने बिकना है वो अब परफॉर्मेंस में बिकना है। जो हुकूमत परफॉर्मेंस करेगी, मैं किसी की हमायत नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ इमरान साहब आ जाएँ, ताहिर मलिक साहब आ जाएँ, जुल्फ़िकार साहब आ जाएँ, फराह बीबी आ जाएँ, अब आज का पाकिस्तान ये नया पाकिस्तान है और इसमें इमरान की कंट्रीब्यूशन है। इस नए पाकिस्तान में सिर्फ परफॉर्मेंस बिकेगी, आप लिख लें कुछ नहीं हो रहा, आप जो मर्जी फ्रॉड करें नहीं बिकेगा। यानी पीटीआई का जो नैरेटिव है कि वो करप्शन को बेचो, वो नहीं बिकेगा, वो अब परफॉर्मेंस बिकेगी। ये पॉइंट है, ऐसी बात नहीं है, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। मेहमान हमारे जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं और फिर जी कर्नल साहब। जी देखिए, जहाँ तक तो ताहिर मलिक का ये पॉइंट है, बिल्कुल आई डू एग्री विद हिम कि इसमें करप्शन बिकनी नहीं है। ये हमने करप्शन बेचने वाली कहानी नहीं है। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं। तमाम लोगों ने करप्शन की है, उनको बिल्कुल उनको बुक करना चाहिए और उनको एज पर द लॉ डील करना चाहिए। एंड नॉट ओनली दिस फैमिली, मैं ये कहूँ कि जी नवाज शरीफ या उनको किया जाए, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तमाम लोग जिन्होंने करप्शन की, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उनके साथ करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, बिल्कुल आई एग्री विद हिम कि जी अब इसके बाद बात आती है कि जी परफॉर्मेंस की, लेकिन अब सवाल ये आता है कि इमरान खान या एक तीसरी पार्टी, क्योंकि इससे पहले तो नून लीग और पीपल्स पार्टी चल रही थी कि जी यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, इन दोनों का काम चल रहा था। करप्शन और ओके चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी दोनों पार्टीज खेल रही थी। अब जब उससे आउट हुई हैं, तीसरी पार्टी आई तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, अब जो सिलसिला चलना है वो तो चलना है, इसका क्या आप परफॉर्मेंस कैसे देते हैं। अब ये बात आती है कि यही सवाल तो इन दोनों पार्टियों से क्यों ना हम करें, इनकी परफॉर्मेंस किस तरह की थी। आप हेल्थ की कर लें, एजुकेशन की कर लें, कर्जों की कर लें, डेवलपमेंट की कर लें। आप लाहौर के, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि भाई अगर 58% बजट आपने लाहौर पे खर्च कर दिया, सब परफॉर्मेंस आप किस तरह गेज करते हैं? तो हालत देखिए कि कहां तक पहुंची है। सर आप परफॉर्मेंस वोट से गेज करते हैं। आप डेमोक्रेसी में आपके पास कोई इंटेलेक्ट नहीं है। अगर आपको वोट मिल रहा है इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, दिस इज डेमोक्रेसी। बट आई एम सेइंग अगर वोट मिला है नून को तो वो परफॉर्मेंस है। मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था, बदकिस्मती ये है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड वोट नून लीग को नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम क्या है, जिस तरह मलिक साहब ने कहा आसमान से गिर रहा है, मलिक साहब ने कहा एक माफिया है, मैं उसको अर्ज कर देता हूँ। देखें हो क्या रहा है, आपकी जो जमहूरियत का हुसन है, जो जमहूरियत के अंदर फ्रॉड और 2 नंबरी हो रही है, वो क्या हो रही है। 22 करोड़ आपकी पूरी आबादी है, 11 करोड़ वोटर्स हैं। 11 करोड़ में से आपकी रेशो 40-45% आपकी कॉस्टिंग रेशो होती है। फिर 60% लोग वोट नहीं डालते। वो 60% लोग कौन है? वो अपर क्लास थे। पहली दफ़ा इमरान खान ने उस एलीट क्लास को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को मोबिलाइज किया और इस सिस्टम का हिस्सा बनाया। ठीक है, अब निचले की अब बात कर लें, जो 40-45% लोग वोट डालते हैं, मैं उस तरफ जाना चाहिए। वो कौन लोग हैं? वो है ताजर है, वो रक्शे वाला है, वो आलू वाले नान और कीमे वाले नान और घी का डब्बा और सारा, फिर आप ये तमाम वो तबका है। मेरी गुजारिश सुन ले, जो इलेक्टेबल्स ने 15-15, 20-20 हजार लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है और उसी की बुनियाद पे वो अपने आप को इलेक्टेबल समझते हैं। जब तक आप सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स नहीं करते, आप इसको ना डेंट डाल सकते हैं। मैं ये कहना, देखें किसी को बहुत बुरा लगेगा, ये मौजे तुंग ने कहा था कि मैंने मौजे तुंग ने कहा कि अपनी कौम को मैंने समझा के देख लिया, इसकी तरबियत करके देख ली, कोई समझ नहीं आई। तो मैंने क्या किया, जो पढ़े लिखे, जो अनपढ़ लोग थे, जिनको पता नहीं था वोट की कीमत क्या, उनसे वो हक छीन के पढ़े लिखे लोगों को दे दिया, तो उसके नतीजे में तब्दीली आ गई। आज जब तक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, सर वोट बराबर है, और एक शख्स को जिसको पता ही नहीं वोट की कीमत, लेकिन वोट तो उसका भी है। इलामा इकबाल ये कह गए कि वोटों को गिना नहीं जाता, तोला नहीं जाता, गिना जाता है। 4 इसका मतलब 4 बंदों को गिना जाता है, करते हैं। आप डेमोक्रेसी में नहीं कर सकते ये बात भाई, आप डेमोक्रेसी में ये बात नहीं कर सकते भाई। डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो मिली है ना, ये सिस्टम बदलने, इस सिस्टम में नहीं आप कर सकते। इसी की तो बात कर रहा हूँ, इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। वन मैन वन वोट। आप सुबह बात कर लें, वोटर्स की एक क्वालिफिकेशन तय कर लें, माय डियर। उसके बाद ये तमाम इलेक्टेबल्स और किसी को मारने की जरूरत नहीं है। दुनिया का सिक्का राइजिंग। मैं एक सवाल करती हूं, क्योंकि ये उन लोगों की बुनियाद पे, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये माफिया उसकी बुनियाद पे। मैं एक सवाल आपसे छोड़ते हुए ब्रेक की तरफ जा रही हूं। सर आपकी तरफ भी आऊंगी। अमान के पढ़े लिखे लोग हैं, मान लिया आपकी बात, बादशाह लोग हैं, इलेक्टेबल्स की सियासत पीटीआई ने भी तो की,
वो क्यों नहीं लेकर आए अपने नए लोग, वो क्यों नहीं लेके आए पढ़े लिखे लोग, ये सारे इलेक्टेबल्स जिसकी बुनियाद पे चल रही है हमारे वो सादा लोग जो पाकिस्तानी है ना, 10-10 20-20 हजार जिनके शनाख्ती कार्ड पकड़ के 10-10 साल से अपनी जेब में रखे हुए हैं, ये इसकी बुनियाद पे ये माफिया चल रहा है। इन्होंने जमहूरियत को यरगमाल बनाया हुआ है। खुशामदी जनाब, जो अभी लेटेस्ट इत्तला मौसूल है उसके मुताबिक NA 131 में ख्वाजा साद रफ़ीक जो है उनकी कामयाबी का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जो है उसके मुताबिक ऐलान कर दिया गया है। और ज़ुल्फ़िकार राहत साहब, आपकी प्रेडिक्शन नहीं दुरुस्त साबित हुई। मलिक साहब ये कह रहे थे कि मलिक साहब खाना खिलाएंगे सुबह। हाँ, लेकिन देख लें आप, और मलिक साहब क्यों कह रहे थे आप, उसकी वजूहात भी बता। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देखिए मैं अब इंटेलेक्चुअल बात नहीं कर रहा, मैं एक डेमोक्रेटिक बात कर रहा हूँ। इस सोसाइटी में मैं पॉजिटिव मैं इमरान की ईमानदारी से समझता हूँ PTI की ये कंट्रीब्यूशन है। इस सोसाइटी में आप लोगों को ये शोर है, और मगर आप जब उनको ट्रेड डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट और IMF इस तरह की इस्तेलाहों में फंसा के ना समझते हैं पॉलिटिकली लेंगे, ये नवाज को आप नहीं पकड़ सकते इस तरह। नवाज PhD है इस काम का, और वो देखें चुप रह के गुम्मा बिल्कुल खामोशी में क्या काम कर। साहब देखें, आप बात को समझें ना, एक फिक्रा बोले इलेक्शन की जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है, जो इंजीनियरिंग है, उसको समझें। यही नवाज शरीफ था, यही नून लीग थी, यही पाकिस्तान था। जब काफ लीग इनके इलेक्टेबल सारे ले गई थी तो 5 सीटें रह गई थी। ओ भाई, ये इलेक्टेबल्स के सारी कहानी घूम रही है। बात को समझे। मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारे, उनको मैं जाहिल तो नहीं कह सकता, हमारे जो भाई हैं, लेकिन ये सादा लो जो हमारे वोटर्स हैं ना, नहीं मैं नहीं कह सकता, सवाल ही पहले ये सादा लो हमारे जो भाई हैं, जो 20-20 हजार इन्होंने खरीदे हुए हैं, उनकी बुनियाद पे पूरी जमहूरियत को यरगमाल बनाया हुआ है। और उनके नजदीक वो जो क्लास है, उनके नजदीक करप्शन का कोई मतलब नहीं। आप जितना मर्जी मीडिया ट्रायल कर लें, उस पे आप डेंट नहीं डाल सकते। 25 जुलाई को कहां थे लाहौर के अंदर, तो उन्होंने उस वक्त भी अपनी एग्जिस्टेंस दिखाई थी। कलसूम साहब हल्के में नहीं गई, जीत गई। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। नहीं पढ़ सकता कि वो कहते हैं कि जी करप्शन मियां साहब ने की होगी, वो कहते हैं करप्शन मियां साहब ने की होगी, लेकिन वोट शेयर था। ठीक है। अरे सर, 2 महीनों में 10-10 हजार वोट्स का फर्क तकरीबन जो है वो आ रहा है। बहुत 55 दिन हुए, 2 महीने तकरीबन। हाँ, 55 दिन नहीं, इंतखाबात चलो तकरीबन ऑलमोस्ट टेंटेटिवली 60 दिन होने में कितने दिन है, 5 दिन बाकी। तो सर ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे कहा ना कि 2 महीने के अंदर तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि PTI, ये तो था कि जी लाइकली था कि इलेक्शन जीत जाएंगे, बट ये ऐसे जीत जाएंगे PTI के लिए मेरा ख्याल है वो बड़ा हैरानी का बात। अच्छा हो हम इलेक्शन जीत गए, वी आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो 15 दिन तक तो ये परेशानी में रहे कि हम हुकूमत कैसे बनाएं। अपनी इनकी पार्टी के अंदर बड़े डिफरेंसेस थे। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आप जहन में रखें, ये वो पार्टी है जो कि कहती है जी कि हम मेरिट पे चलेंगे, हम किसी तरह का गलत काम कोई नहीं करेंगे, हम मुलाजमतें तकसीम नहीं करेंगे, टैक्स सबको देना चाहिए। अब जो पिछली दोनों हुकूमतें, मैं बात करूंगा जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की, ये किस तरह की हुकूमतें चला रही थी। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने पिछले 55 दिनों के अंदर तो नाक से लकीरें निकलवा दी इस PTI की हुकूमत की। वाई? बिकॉज दैट इज द करप्ट माफिया जिसने इस वक्त पूरे मुल्क को जकड़ा हुआ है। आगे चलें आप, जागीरदार इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं, ट्रेडर्स मौजूद हैं। ये वो तमाम लोग हैं कि जिन्होंने इन सियासतदानों के साथ मिलके पूरे मुल्क को जकड़ा हुआ है। नेचुरली दे डोंट वांट कि इनके क्रचक से अंदर से कोई बाहर निकल जाए। और ये वो वाहिद पार्टी है जो कि इस नारे के साथ आई है कि हाँ, एक हम नया रुख देना चाहते हैं। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, पिछले 55 दिनों के अंदर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स की मैं बात करूं, मैं उनकी मैं बात करता हूं, मीडिया के ऊपर बैठ के इमेजिन करें, यानी 15वें दिन में 20वें दिन में दे स्टार्टेड काउंटिंग द डेज कि जी PTI को 16 दिन हो गए, बताएं उन्होंने किया क्या है। आज वो कहते हैं 55 दिन हो गए, उन्होंने किया क्या है। देखिए ठीक है, मैं ताहिर मलिक साहब की बात करता हूं कि जी वो नवाज शरीफ को जगलरी बड़ी आती है कि जी उन्होंने IMF की बात नहीं की, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात नहीं की, ओके नहीं की। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये सारे तोहफे पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान को मिले किधर से? सटली उनकी हुकूमत ने एक लिहाज से दिए हैं। आप ये भी देख लें कि इससे पहले
यही हुकूमत थी। मैं 99 की बात करूं, ये प्रॉब्लम है हमारी, यहाँ बड़े शॉर्ट मेमोरी के लोग हैं। इन्होंने ही तमाम पाकिस्तानियों के डॉलर्स को, उनके अकाउंट्स को जब्त किया था, और अभी देखें कि डॉलर जंप करके कैसे चला गया था। पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है, कुछ इनकी बात दोबारा सुन लें। मैं एक छोटी सी गुजारिश ये कर रहा हूँ, अगर आप इलेक्शन जीत के हुकूमत में आ जाते फिर पिटी नहीं बिकती। नवाज शरीफ ने जो काम किया था, आप किसी एक एवरेज बंदे को ले लें, जिस दिन ये बजट पेश हुआ था ना, वो अखबार पढ़ लें, इतनी बड़ी खबर आई थी कि 23 बिलियन US डॉलर की जरूरत पड़ेगी इस बजट पे। मैं बात कर रहा हूँ जब नवाज शरीफ हुकूमत में था। तो अगर पीटीआई आपने जो फिक्रा कह दिया, मेरे ख्याल में उसमें बहुत बड़ा जवाब है कि 15 दिन को पता ही नहीं था कि हमने हुकूमत करनी है। तो मेरे भाई, अगर आपने इसको मैनेज करने के लिए प्रिपरेशन नहीं की, आपने मरीज की बीमारी नहीं समझी, आपको पता ही नहीं चला कि ये इसके साथ हुआ क्या, आप हम मातम करके पाकिस्तान चलाएंगे, मुझे आप इसका जवाब दें। सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, पैसे नहीं बांटे, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं, अच्छी बात है यार, इसको तो अप्रिशिएट करता हूं मैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे इस बात को आगे लेके चलने दें। एक नई डेवलपमेंट हुई है, वो है ख्वाजा साद रफीक फाइनली जीत गए गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक। अब नैब के केसेस का क्या बनेगा? आपकी क्या हल्के को दोबारा फिर इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। असद महमूद साहब, ये क्या जुल्फकार राहत ठीक कह रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं कह रहा जुल्फकार राहत साहब की बात ठीक है, डजंट मैटर। देखिए, एक मैं आपको बता दूं, अगर हुमायूं अख्तर को और फिर साद रफीक को पिच किया जाए एक दूसरे के अगेंस्ट, साद रफीक की ज़बान बिल्कुल उनका गली गली मोहल्ले मोहल्ले बिल्कुल जाना था, ही बिल्कुल वो स्ट्रीट वर्कर के, उन्होंने उसी तरीके से काम किया, एंड यू कैन सी कि आज रिजल्ट एक लिहाज से क्या निकला है। हुमायूं अख्तर, एक तो उन्होंने काम लेट शुरू किया, घर से बाहर वो नहीं निकलते थे, वही कैंडिडेचर के सिलेक्शन की बात आती है। तो ये तो मैं ठीक है, जुल्फकार राहत साहब ने अगर प्रेडिक्शन की भी थी, बट टू मी ये किसी सूरत में अभी कर रहे हैं कि नैब के केसेस जो हैं 16 को पेशी है ख्वाजा साद रफीक कह रहा हूं कि ख्वाजा साहब का दोबारा लगता है फिर एक दफा इलेक्शन होगा। नहीं, वो तो देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, नैब का जो काम है उसको करना है, वो तो करेंगे, और ये जरूर बात है सर, नैब बाकी केसेस की तरफ भी तवज्जो करेगी, नैब बाकी केसेस की तरफ भी जाएगी। मैं आपके पॉइंट को सेकंड करता हूं। नैब को सिर्फ नून लीग के लोगों पर नहीं, मुल्क के तमाम लोग, तमाम अशराफिया के लोग जिन्होंने इस मुल्क की दौलत को लूटा है, जिन्होंने गलत काम किए हैं, उन सब को लेके चलना चाहिए। और पनामा पेपर्स लीक के अंदर, दुबई के अंदर पनामा पेपर 2 जब आए थे, वो तमाम लोग जिनके नाम पड़े हुए हैं, उन सब को या तो इसको नैब को करना चाहिए, और फॉर दैट मैटर FIA को करना चाहिए, FBR को करना चाहिए। नो, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट कि उनके हवाले काम करे, इदारों को आज़ाद करे, और उनको काम करना चाहिए। इसमें तो कोई बिल्कुल दो राय नहीं है। बिल्कुल सही। चूंकि अभी तक जो नताइज मौसूल हुए हैं वो गैर सरकारी और गैर हतमी है, लेकिन नताइज बहुत हमें बता रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में अवामी जो उम्मीदवार हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ हैं, ये अवाम की मुंतखब हुकूमत है, अवाम के वोटों के ज़रिए से आई है, और अवाम ये चाहते हैं, अवाम ये चाहती है, रियासत ये चाहती है कि इसमें उनकी फलाह, उनकी बहबूद का ख्याल रखा जाए। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज जो भी आए, हमारी दुआ होगी कि पाकिस्तान तरक्की की, सालमियत की, खुशहाली की राह पे गामज़न रहे। इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला यहाँ पे हम रोकेंगे, आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।